हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्ट पर। तो पिछले 3 पार्ट में अपन ने एक सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ लिया था, परमाणु। तो परमाणु की संपूर्ण जानकारी अपन ने प्राप्त कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो परमाणु पर आधारित क्वेश्चंस, जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चंस आज करेंगे। उससे पहले 1-2 वैज्ञानिकों के नाम जो अपन ने कल पढ़े थे, जैसे डाल्टन पढ़ लिया था अपन ने, डाल्टन के बाद अपन ने थॉमसन पढ़ लिया था और थॉमसन के बाद रदरफोर्ड पढ़ लिया था और उसके बाद बोहर पढ़ा था। चारों वैज्ञानिक तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा 1-2 वैज्ञानिक और याद रखने हैं आपको, 2-3 वैज्ञानिकों के नाम और अधिक याद रखने पड़ेंगे, तो क्योंकि वो पूछे जाते हैं बार बार। जैसे अपन ने जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़े थे, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो जिस वैज्ञानिक ने की थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये भी पूछा गया है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये भी पूछा गया है। ये सवाल पूछे गए हैं तो आपको भी ध्यान में रखना है, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना है अल्फा कण या किरण क्या होती है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें क्या होती है, बीटा किरणें, और गामा किरणें। इसको लिखते हैं अल्फा, यह है बीटा और यह है गामा किरणें, मतलब रेस। तो गामा रेस, इन तीनों के बारे में, ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। 6 के 6 पहले की जो भर्ती हैं उनमें पूछे गए प्रश्न से आप पुराने जाकर पेपर्स उठा के देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। अल्फा कण का तो मैंने आपको बता दिया था। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। और बहुत सारे हीलियम के नाभिकों को अगर एक सीधी रेखा में गमन करवाएं तो क्या बन जाएगी? किरण। तो अल्फा किरणें या अल्फा कण क्या होंगे? हीलियम के नाभिकों का पुंज का, अगर पुंज होगा तो बन जाएगी अल्फा किरणें, और अगर एक हीलियम का नाभिक होगा तो होगा अल्फा कण। उसी प्रकार बीटा किरणें क्या होती है? बीटा किरणें होती हैं इलेक्ट्रॉन का पुंज। इलेक्ट्रॉन का पुंज, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति करेंगे तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन का पुंज। और इस इलेक्ट्रॉन के पुंज को क्या कहेंगे? बीटा किरणें। वैसे ही गामा किरणें क्या होती है? धनावेशित कणों का पुंज। धनावेशित कणों का पुंज क्या होता है? धनावेशित कणों का पुंज। तो इतनी बात, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने और क्या किया था? थॉमसन ने और प्लम पुडिंग अवधारणा भी तो दी थी। प्लम पुडिंग अवधारणा दी थी। अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। बस ये आप याद रखना। ये 6 के 6 पॉइंट है, ये पुराने एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो दोबारा भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप देख लो। और आज हम फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला प्रश्न, जो पीछे जो अपने 3 पार्ट के अंदर टॉपिक किया था एक परमाणु सामान्य विज्ञान का, उस पर आधारित जो पुराने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पुराने एग्जाम्स के अंदर, वो करेंगे। तो पहला प्रश्न है,
किसने बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है? नाभिक में होता है। किसने बताया कि सब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है? आपके पास पहला ऑप्शन है बोहर ने बताया, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड ने बताया, तीसरा ऑप्शन है थॉमसन ने बताया और चौथा ऑप्शन आपके पास है जॉर्ज डाल्टन ने बताया। तो चारों वैज्ञानिक अपन पढ़ चुके हैं। किसने क्या बताया? बोहर परमाणु की लास्ट के अंदर जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व किस प्रकार होता है वो बोहर ने बताया था। बोहर ने क्या बताया था? परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व बताया था। रदरफोर्ड ने अल्फा कण पर किरणन प्रयोग किया था और ये अल्फा कण पर किरणन प्रयोग क्या सिद्ध करता है? यही सिद्ध करता है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में। तो इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? रदरफोर्ड। अच्छा, थॉमसन ने क्या किया था? प्लम पुडिंग अवधारणा थी और प्लम पुडिंग अवधारणा में क्या था कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके पूरे भाग में फैला होता है, जो कि बात ये गलत थी। जॉर्ज डाल्टन ये क्या है? परमाणु के खोजकर्ता, परमाणु के खोजकर्ता। पुराने एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है? वो आंसर आएगा रदरफोर्ड। हाँ, एक मैं बताता हूँ द्रव्यमान से संबंधित, परमाणु के द्रव्यमान से संबंधित आपको एक बात बता देता हूँ मैं। जो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ना, परमाणु का द्रव्यमान, अब परमाणु में तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब परमाणु का द्रव्यमान किन के कारण होगा? जिनसे परमाणु मिलकर बना है। अब परमाणु किन के कारण मिलकर बना है? किन से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg और इतना ही होता है। इसके बराबर होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में काफी डिफरेंस होता है। कितने? 10,000 गुना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। या ऐसे मान सकते हैं प्रोटॉन के भार से 10,000 गुना कम द्रव्यमान होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो हम क्या मानते हैं कि परमाणु के द्रव्यमान में मुख्य भूमिका किसकी होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। मुख्य भूमिका किसकी मानते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के द्रव्यमान के अंदर मुख्य भूमिका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मानते हैं। इलेक्ट्रॉन की परमाणु के द्रव्यमान में कोई भूमिका नहीं मानते, क्योंकि परमाणु के द्रव्यमान में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य द्रव्यमान का जो अंतर है वो बहुत ही अधिक है। प्रोटॉन के द्रव्यमान से 10,000 गुना कम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसी वजह से परमाणु के द्रव्यमान में महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मानते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक में। चलो ठीक है, आप ये महत्वपूर्ण डाटा है। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक प्रश्न जो आज करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। कर लिया आपने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? जो पिछले 3 लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था उस पर आधारित प्रश्न है ये, और सारे के सारे प्रश्न पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस परमाणु कण में न्यूनतम द्रव्यमान होता है या कम से कम द्रव्यमान होता है? कम से कम द्रव्यमान होता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परमाणु कण में कम से कम द्रव्यमान होता है? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपके पास है इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर जो आपके पास ऑप्शन है वो है प्रोटॉन,
और 3 नंबर जो ऑप्शन है वो है न्यूट्रॉन, और 4 नंबर है नन, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है परमाणु में, कितना? 9.1 इंटू 10⁻³ kg द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.68 इंटू 10⁻27 kg। ये हो गया। तब इसमें सबसे कम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो निम्नलिखित में से परमाणु, निम्नलिखित में किस परमाणु कण में, निम्नलिखित में परमाणु कण में किस परमाणु कण में, हाँ, किस परमाणु कण में कम से कम द्रव्यमान होता है? तो कौन सी में होगा आंसर? इलेक्ट्रॉन में। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वो देखो आप, तीसरा प्रश्न ये भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये, बड़े एग्जाम्स के अंदर। चलो जी, प्रश्न है कि कौन सी किरणें या निम्न में से कौन सी किरणें अधिक भेदन क्षमता वाली होती है? निम्न में से कौन सी किरणें अधिक भेदन क्षमता वाली होती है? पहला जो ऑप्शन है अल्फा किरणें, दूसरा ऑप्शन है बीटा किरणें, और तीसरा ऑप्शन है गामा किरणें, और चौथा जो ऑप्शन है वो है सभी। तो बताओ निम्न में से कौन सी किरणें अधिक भेदन क्षमता वाली होती है? कौन सी किरणें होती हैं? आंसर बताओ, किसी को आता है तो अल्फा किरणें क्या होता है? हीलियम के नाभिकों का पुंज, यही होता है। बीटा किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कणों का पुंज। अब आपको ये ऐसे भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन कणों का पुंज कौन सी किरणें होती है? अल्फा किरणें, गामा किरणें या बीटा किरणें? तो अल्फा किरणों, इलेक्ट्रॉन कणों का पुंज कौन सी होती है? बीटा किरणें। गामा किरणें क्या होती है? कोई भी धनावेशित कण हो सकता है, धनावेशित कणों का पुंज। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपको याद ही रखना है, जो धनावेशित कणों का पुंज है उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आपको डायरेक्ट ये प्रश्न याद रखना है। भेदन क्षमता का मतलब है किसी को आर पार करने की क्षमता, किसी भी चीज को आर पार करने की क्षमता को बोलते हैं भेदन क्षमता, ठीक है। तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद कर लेना आप। तो इसमें जो ये अल्फा कण को क्या बोलते हैं? हीलियम के नाभिक, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन का पुंज, और गामा किरणें धनावेशित कणों का पुंज। तो आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता है, धनावेशित जो कणों का पुंज होता है वो कौन सी किरणों का निर्माण करता है? कौन सी किरणों का? अल्फा, बीटा या गामा? धनावेशित कणों का जो पुंज है वो गामा किरणों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से भी उल्टा भी पूछ सकता है आपको, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये मैंने आपको सब बता दिया है भाई। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? चौथा क्वेश्चन है थर्मो न्यूक्लियर बम। थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोन्यूक्लियर सिद्धांत, थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है विखंडन, दूसरा क्या है? संयुग्मन,
तीसरा है दोनों, और जो चौथा है वो नन, इनमें से कोई नहीं। तो थर्मोन्यूक्लियर बम किस पर आधारित, किस सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है? थर्मोन्यूक्लियर बम एक परमाणु बम होता है। थर्मोन्यूक्लियर यानी कि ये ऊर्जा का निर्माण करता है, बहुत अधिक ऊर्जा का निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है जो थर्मोन्यूक्लियर बम है वो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा, छठा, परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? पहला ऑप्शन है आपके पास रदरफोर्ड मॉडल, दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास डाल्टन मॉडल, तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास है बोहर मॉडल, और चौथा जो ऑप्शन है आपके पास वो मान लो आप थॉमसन मॉडल। तो करो, बताओ कौन सा मॉडल किसके समान होगा? तो हमको पता है रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। और इस प्रयोग के आधार पर हम ये सीखे थे कि संपूर्ण जो धनावेश है, संपूर्ण जो धनावेश है वो कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में। तो ऐसा उसमें कुछ था ही नहीं, ये क्रिसमस पुडिंग वाला। तो बोहर मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व बताया गया था। डाल्टन क्या था? खोज करता था, परमाणु का खोज करता था। लेकिन थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, कौन सा? प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग और क्रिसमस पुडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सा है ना। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? फोर्थ, थॉमसन मॉडल। तो परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? तो आंसर कौन सा आ जाएगा? थॉमसन मॉडल। चलो 7वां प्रश्न करते हैं आगे। सातवां प्रश्न, परमाणु संरचना की वर्तमान अवधारणा, परमाणु संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? आपके पास पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है रदरफोर्ड, और चौथा है बोहर। चलो जी, परमाणु संरचना की वर्तमान अवधारणा देखो, सबसे पहले डाल्टन ने की थी खोज, सबसे पहले इसी ने खोज की थी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको जो 3 लेक्चर्स में जो पढ़ाया गया है वही से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो परमाणु संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो डाल्टन सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक आया था उसी ने परमाणु की खोज की। उसके बाद आया था थॉमसन। थॉमसन ने अपने को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या दी थी? जानकारी दी थी कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, लेकिन इसकी अवधारणा गलत थी। उसके बाद आया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा कण
प्रकीर्णन अल्फा कण प्रकीर्णन ने प्रयोग किया और ये बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश है उसके नाभिक में स्थित होता है। और इसने भी कुछ बातें नहीं बताई थी। क्या नहीं बताई थी? परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व है। तो तीनों में जो कमियां रह गई थी वो पूरी किसने की थी? बोहर ने। तो बोहर ने कुल मिलाकर परमाणु का संपूर्ण खोज कर दी थी। संपूर्ण जो बातें हैं वो परमाणु की किसने बता दी थी? बोहर ने। तो परमाणु संरचना की वर्तमान अवधारणा किसके आधार पर है? बोहर के आधार पर। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो जी आगे करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? जो पीछे अपन ने पढ़ा था उसी में से हैं। आप तीनों लेक्चर ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो 8वां प्रश्न करते हैं कि उस परमाणु का नाम बताइए, उस परमाणु का नाम बताओ जिसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। आपके पास पहला ऑप्शन है सोडियम 11Na23। दूसरा ऑप्शन है आपके पास हीलियम 2He4 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास है कार्बन 6C12 और चौथा ऑप्शन है आपके पास है हाइड्रोजन 1H1। तो भाई न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आपने सीखा था। किसी भी परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका ZX से। इस संख्या में से अगर इस संख्या को घटा दें तो क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन। ये अपने बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण के सहित सीखा था। चलो जी, अपने पास 4 ऑप्शन है, सोडियम, हीलियम, कार्बन और हाइड्रोजन। अब हो सकता है आपको ये डाटा ना दे इधर वाला, तो आपको भी याद रखना पड़ेगा पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्व है। उन 118 तत्वों में सिर्फ एक परमाणु ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन है नहीं पाए जाते और उस परमाणु का नाम है हाइड्रोजन। तो डायरेक्ट अगर करो तो ये आंसर आ गया इसका। और वैसे घटा के देखो, 23 में से 11 गए, 12 बचे, तो इसमें 12 न्यूट्रॉन है। इसमें 4 में से 2 घटाओ, 2 न्यूट्रॉन है। 12 में से 6 घटाओ, 6 न्यूट्रॉन है। और इसमें 1 में से 1 घटाओ, 0 न्यूट्रॉन है। तो उस परमाणु का नाम बताओ जिसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन। न्यूक्लियस क्या होता है पता है आपको? न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं नाभिक। और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में ही होते हैं। तो न्यूक्लियस का मतलब है नाभिक। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, नोट कर लो इसको, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है।